है, इस पर भी मैं आपसे जवाब लूंगा। लेकिन इन सब के पीछे एक बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता दूं, जहां इजराइल ईरान से जुड़ी बड़ी खबर जो सामने आ रही है, जहां इजराइल के खिलाफ ईरान ने बड़ी जंग की तैयारी की है और नए डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है। और अलग अलग शहरों में ईरान के इन एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया गया है। जिस तरीके से बीता हमला हुआ उसके बाद से ये तैनाती जो नजर आ रही है, और ईरान जिस तरीके से अब प्रतिशोध की आग में जल रहा है, ऐसे में इजरायली हमलों का विध्वंसक जवाब देने की उसकी तैयारी है। और नए सिरे से डिफेंस सिस्टम की तैनाती जो की गई है, कई जगहों पर खरखोदा डिफेंस सिस्टम जो है उसे तैनात किया गया है, माफ कीजिएगा, खुरदादा डिफेंस सिस्टम जो है उसे तैनात किया गया है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि खुरदादा डिफेंस सिस्टम की ताकत क्या है ये भी जान लीजिए। 100 से ज़्यादा टारगेट्स को ये ट्रैक कर सकता है, 350 किलोमीटर तक के टारगेट को ये ध्वस्त करने में सक्षम है। इसके अलावा क्यों ज़रूरी है और किस तरीके से इसके जुड़ी तमाम ज़रूरी बातें जो है वो भी आप जानिए। जहां खुरदादा को ईरान ने ओमान की खाड़ी में तैनात किया था, अमेरिका की MQ-4 मिसाइल को ये नष्ट कर चुका है। तो खुरदादा की तैनाती जो है वो अपने आप में बड़े पैमाने पर इस बात को दर्शाती है कि ईरान की तरफ से तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। सुधाकर सर, जिस तरीके से ईरान अब प्लानिंग कर रहा है, मेरा सवाल आपसे ये कि अगर ईरान हमला करता है, शुरुआत हमलों की ईरान की तरफ से ही की गई, इजराइल ने समय लेकर जवाब दिया, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्री को टारगेट बनाया, अगर अब ईरान दोबारा से हमला करता है इजराइल पर, तो क्या आपको ये लग रहा है कि ये एक सीधे तौर पर दोनों देशों के बीच डिक्लेयर्ड युद्ध वाली स्थिति जो है वो नजर आएगी? क्योंकि अब तक हमने देखा है कि प्रॉक्सीज लड़ते नजर आए हैं, हिजबुल्लाह से जंग है, हूती विद्रोहियों से जंग है, हमास से जंग है, लेकिन ये दो देशों के बीच क्या ये सीधी जंग हो जाएगी अगर ईरान इस बार फिर से हमला करता है? अब हो या ना हो, चंदन, पोटेंशियल इज ऑलवेज देयर। या और मैं सीधा जवाब यही देते हुए मैं कहना चाहता हूं। आप देखिए, परिस्थिति क्या है। परिस्थिति यह है, हम 21st सेंचुरी में हैं। जो कोल्ड वॉर 1.0 के टाइम में जो ग्लोबल बाइपोलर वर्ल्ड था, आज के दिन में यूनिपोलर वर्ल्ड की जो सक्षमता है वो अमेरिका क्लेम और असर्ट करते जा रहा है, लेकिन है नहीं, डिक्लाइनिंग पावर है काफी हद तक। और चाइना कह रहा है यूनिपोलैरिटी मंजूर नहीं है, बाइपोलर वर्ल्ड, चाइना भी एक पोल है। और हिंदुस्तान की व्याख्या के मुताबिक ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है। ये है जियोपॉलिटिक्स। और साथ ही जियोपॉलिटिक्स से हम ग्रेविटेट होके दूर चलते जा रहे हैं। एक नया फैक्टर जिसको हम कबूल करें या ना करें, ये हकीकत है, जियो इकोनॉमिक्स। ना, जियो इकोनॉमिक्स के जो कुआं, अंधे कुएं के अंदर ऐसे सब घुस, चाहे अमेरिका की बात करिए, 192-93 देशों में से 120 देशों के ऊपर चाइना के साथ ट्रेड सरप्लस इन फेवर ऑफ चाइना है। तो ऐसा परिस्थिति में जब ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस वो डिफंक्ट हो रखे हैं, वो ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप बड़े मुश्किल से, यूक्रेन लड़ाई की वजह से ये समाव मेल मिलाप थोड़ा सा जोड़ जाड़ के ये काम चला रहे हैं। एक्चुअली यूरोप के अंदर एक देश दूसरे देश के साथ उनका सहमत नहीं है काफी विषय के ऊपर। अमेरिका तो बहुत दूर की बात है। तो ये ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप क्योंकि टूटते हुए जा रहा है, इरोड होते जा रहा है, फ्राजाइल होते जा रहा है, ऐसा हालत में ग्लोबल साउथ में इंडिया का जो पोजीशन है धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ उभरते हुए निकल रहा है। क्रेडिबिलिटी फैक्टर, मिलिट्री माइट की बात नहीं कर रहा हूं, इकोनॉमी टाइम लगेगा। तो ऐसा हालत में जब आप पूछते हैं, ये जो ब्रिक्स का उदाहरण दे रहे थे, पिछले सवाल का जो व्याख्या आप जी, कर रहे थे, न बता रहे थे, ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स आज के दिन में ये एक ऑल्टरनेट सिस्टम, विश्व में जो जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक की बात हम कर रहे हैं, उसको एग्जिस्टिंग सिस्टम का कोई अगर ऑल्टरनेटिव सिस्टम निकाला जा सकता है तो ब्रिक्स उस रास्ते और रोड मैप पे वो चलते जा रहा है आगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर, वेपनाइजेशन ऑफ आपका जो फॉरेक्स रिजर्व है, इसी तरह वेपनाइजेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, हर एक चीज वेपनाइज होते जा रहे हैं। तो ऐसा हालत में सब देख रहे हैं, रशिया के ऊपर सैंक्शन होने के बाद क्या हालत हो गया था। सारे एक एक करके देश मिलते जा रहे हैं, ब्रिक्स का जो संख्या है उसका बढ़ती जाएगी। क्यों? उसका कारण यह है कि ये एक आज का एग्जिस्टिंग ग्लोबल एपर्चर और एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के एक मल्टीपल या ऑल्टरनेट ऑप्शन वो निकालते हुए जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं?
इसीलिए दैट्स व्हाई ईरान हैज बिकम ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स। सो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज ईरान अकेला नहीं है, ना कि रशिया को आप आइसोलेट कर पाएंगे। ब्रिक्स छाती पीट के वो कह चुके हैं कि रशिया आज के दिन में आइसोलेटेड नहीं, बल्कि वेस्टर्न अलायंसेस धीरे 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 बिल्कुल एक अमेरिका के खिलाफ बड़ा संगठन जो है वो खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि भारत एक अपवाद है जो ब्रिक्स में भी है, क्वाड में भी है, अमेरिका की भी जरूरत है, रशिया की भी जरूरत है। लेकिन एक बड़ी खबर बताएं दर्शकों को, जहां इजराइल के तेल अवीव से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तेल अवीव के हथियार गोदाम में भीषण आग लगी है। गोदाम से रिहायशी इलाकों में आग की लपटें जो हैं वो फैलती नजर आ रही है और आग की ऊंची लपटों और धमाकों से दहशत में आसपास के तमाम इलाकों के लोग जो है वो नजर आ रहे हैं। आग किन कारणों की वजह से लगी है? क्या तेल अवीव में इस आग के पीछे ईरान का हाथ है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि तेल अवीव के हथियार गोदाम में ये भीषण आग लगी है। भयंकर आग से हथियार गोदाम खाक हो गया है। गोदाम में विनाशक हथियार रखे हुए थे, इस बात की आशंका जो है वो जताई जा रही है। इजराइल ने ईरान पर 100 विमानों से हमला किया। ऐसे में ईरान इजराइल से हमले का बदला लेना चाहता है। ईरान की मिसाइल ड्रोन यूनिट को निशाना जो है वो बनाया गया था, और ऐसे में क्या इस हमले के पीछे ईरान का हाथ है? क्या ड्रोन के जरिए हमला किया गया? ये बड़ा सवाल है। अब इजराइल खास ऑपरेशन चला सकता है जिसके तहत ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश होगी, ईरान के बड़े नेताओं को मारने की कोशिश होगी, और ये सब जान रहे हैं कि अयातुल्लाह खमेनी इजराइल की टारगेट में है। इजराइल के कौन से 3 टारगेट है, अब ये जरा जल्दी से जान लीजिए। हामिद बुर्द सीईओ है एनआईओसी के, इसके अलावा सैयद मेहदी जो कि एमडी है डीआईओ के, और इस्माइल खातिब जो कि मंत्री हैं इंटेलिजेंस विभाग के। ये 3 अहम टारगेट्स हैं इजराइल के, और इन सबके बॉस सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमेनी को लगातार इजराइल जो है वो ढूंढ रहा है। लेकिन जो परिस्थितियां इस वक्त नजर आ रही हैं अरविंद सर, वो आपने हमें बताई। लेकिन अरविंद जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि जो वर्ल्ड ऑर्डर अगर हम इस वक्त देखें तो 2 धड़े फिर से होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि चाइना, रशिया, ईरान ये सब एकजुट हो रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो 2 क्षेत्रों में जंग जो इस वक्त चल रही है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है। एक तो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध का आयाम खुला है उसके लिए, और एक इजराइल ईरान के लिए। जो अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव 5 नवंबर को होने हैं, उसके परिणाम कितना कुछ तय करेंगे आगे की वैश्विक परिस्थितियों को, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। अगर रिपब्लिकन्स की जीत होती है तो क्या मेजर पॉलिसी शिफ्ट आपको नजर आ सकता है इन दोनों वॉर फ्रंट्स की, अगर हम बात करें तो? चंदन साहब, जो आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को आपने बताया है, तो ये वाकई है। पर ये आप देखिए कि वहाँ अमेरिका का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है, और डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे खूबसूरत अभी शासन करने का तरीका होने के बावजूद उसमें बहुत सारे सुधार की जरूरत है। और हम ये जानते हैं कि जो डेमोक्रेटिक या पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो जो कॉर्पोरेट्स के पैसों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, चाहे वो रिपब्लिकन हो चाहे डेमोक्रेट्स हो, और वो एक बहुत बड़ी संख्या में वहां के जो उद्योगपति हैं उनसे चंदा लेते हैं। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, रिपब्लिकन आए चाहे डेमोक्रेट आए, पर उनको जो चंदा देने वाले लोग हैं वो तो वही लोग हैं जैसा कि हर एक डेमोक्रेसी में होता है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो यूरोप हो, या कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो। तो वहां पे बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि 50-60 साल बाद में एक कोई नया हमारे पास शासन करने का एक तंत्र विकसित हो, पर अभी तक नहीं है। तो ऐसे में ये लड़ाई चलती रहेगी और ऐसे में उनके हितों को भी साधा जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो सुधाकर साहब ने जो कहा था उसी की बात को मैं आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि ये चर्चा उसी से संबंधित है कि अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस तो बन रहे हैं, ब्रिक्स बन रहे हैं, और हमारे जो मेरे यूनिवर्सिटी सीनियर और फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब हैं, उन्होंने ये कहा था कि दरअसल हम जो यूएन को मानते हैं कि वो एक इररिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। इंडिया इतना बड़ा पॉपुलेशन और इतना ताकतवर उभरती हुई कंट्री होने के बावजूद, और उधर साउथ अफ्रीका या पूरा अफ्रीकन कंट्रीज का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और वीटो पावर के नाम पर अगर आप यूएन को इररिलेवेंट बनाएंगे तो नए वर्ल्ड ऑर्डर में यूनाइटेड नेशंस हैं या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूएन अब पूरी तरीके से एक इररिलेवेंट या अप्रासंगिक संगठन बन के रह जाएगा। और
भारत अभी देख रहा है कि उसका हित कहाँ ज्यादा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो रशिया उसका ज्यादा रिलायबल पार्टनर साबित हुआ है। हम्म। भारत के लिए अगर ये लड़ाई ज्यादा बढ़ती है तो बहुत फायदेमंद नहीं है, हम्म। क्योंकि अमेरिका और नेटो कंट्रीज की मदद से भारत ये चाहता है कि जो यूरोपियन या गल्फ कॉरिडोर है, जो चाइना का जो रोड एंड जो इनिशिएटिव्स हैं, तो उसके पैरेलल एक वो लाना चाहता है, और इंडिया चाहता है कि वह भी एक तरीके से हब बने निर्माण कार्यों की, जैसा बिल्कुल, कि भारत के चाइना लिए बना कहीं ना हुआ कहीं, है। और इसीलिए शायद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र फायदेमंद नहीं मोदी है। जब नेतन्याहू से मिलते हैं उनसे भी वो अपील करते हैं कि इस युद्ध को अब है समाप्त किया जाए। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से तो उन्होंने कई बार इसको लेकर चर्चा भी की है। बार बार हम अमेरिका की बात कर रहे हैं तो वहीं जो बाइडेन का बड़ा बयान भी सामने आया, ये भी दर्शकों को मैं बता दूं, जहां ईरान पर हमलों को लेकर बाइडेन का बयान सामने आया और उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि अब मिडिल ईस्ट में तनाव का अंत होगा। इजराइल ने सैन्य ठिकानों पर हमला किया है ईरान के। अमेरिका को ये जानकारी हमलों के तुरंत बाद ही साझा की गई थी। इसके साथ ही साथ ईरान को चेतावनी भी दी गई है और यूएसए ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि जिस तरीके से अगर इजराइल पर हमला करने की सोचता भी है ईरान, तो इसके परिणाम जो हैं वो भुगतने होंगे। इसके साथ ही साथ खाड़ी देशों को ईरान से हमले की आशंका है। ऑयल फील्ड पर भी हमला कर सकता है ईरान। ईरान ने एयर स्पेस के इस्तेमाल पर धमकी दी थी। इजराइल ने खाड़ी देशों के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया था और ऐसे में अब जो स्थितियां हैं वो बहुत ही गंभीर बनती हुई नजर आ रही हैं। वहीं हिजबुल्ला लगातार अभी भी इजराइल पर हमला कर रहा है और हिजबुल्ला ने इजराइल पर रॉकेट्स एक बार फिर से दागे हैं। इजराइल के गलीलिया में ये भीषण आग जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये लेबनान से इजराइल की तरफ से दागे गए एक रॉकेट की वजह से ही हुआ है। तो लेबनान में लगातार एक तरफ जहां इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रॉकेट अटैक्स जो हैं वो लगातार हिजबुल्ला कर रहा है और उन हमलों के जरिए वो लगातार जो इजरायली डिफेंस फोर्स है उसको उलझाए रखने की कोशिश में नजर आ रहा है। तो हमले लगातार जारी हैं और जिस तरीके से इस वक्त स्थितियां हैं, ऐसे में सुधाकर जी, अगर हम इस पूरी चर्चा में जिस एक बात पर हम बार बार लौटकर आते नजर आ रहे हैं वो ये है कि अमेरिका का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो इस पूरे मिडिल ईस्ट क्राइसिस में नजर आता है। मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूं कि आखिर व्हाट्स द एंड टू दिस सॉल्यूशन जो अभी इस वक्त मिडिल ईस्ट में चल रहा है, क्योंकि आपने हमास को तो लगभग खत्म कर ही दिया है, आपने हिजबुल्ला के तमाम शीर्ष कमांडर्स को जो है ध्वस्त कर दिया है, तो क्या अब जो इजराइल है वो ये चाह रहा है कि हम ईरान से भी इसी बार निपट ले ताकि ये जो पूरी समस्या है इसका निपटारा वंस एंड फॉर ऑल हो जाए, या फिर अभी ये बहुत लंबी खींचने वाली प्रक्रिया युद्ध है जो चलती रहेगी? देखिए चंदन, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है एंड अरविंद साहब भी बहुत बेहतरीन तरीके से उसको एक्सप्लेन कर रहे थे। जो इंटरनेशनल रिलेशन की जो स्टूडेंट्स है शायद सुने होंगे या नहीं सुने होंगे कि दो किस्म की डॉक्ट्रिन या स्ट्रेटेजी, एक है ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन ट्रू। जो ईरान अपना रखा है। ऑक्टोपस का हेड है ईरान, और क्योंकि इंटर से डिस्टेंस जो मेन दुश्मन है इजराइल और ईरान के बीच में 1800 से 2100 किलोमीटर दूर होने के नाते, तो ऑक्टोपस का जो टेंटिकल्स है, ये जो चार एच आप बता रहे थे, हमास, हुतीस, हिजबुल्ला। हिजबुल्लाह एंड शाब जो है उसको कहते हैं, चारों को मिला के वो बोलते हैं वो टेंटिकल्स है। कहाँ तक इजराइल किसको वो नकारा कर सकता है, किस हद तक? क्या हमास को अभी तक डिफीट कर पाया है उसने? इतना सब कुछ रबल क्रिएट करके 41,000 42,000 कैजुअलिटीज करने के बाद क्या उन्होंने जो उनका जो होस्टेजेस हैं 100 101 के पास, उनको उन्होंने रिकवर कर पाए हैं, रेस्क्यू किए हैं? नहीं किए हैं। तो हिजबुल्लाह फ्रंट को क्यों खोला है? तो ये एक किस्म का टेंटिकल है, वो टेंटिकल को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका ऑब्जेक्टिव यही होगा कि ईरान को भी कमजोर करने की कोशिश करेंगे। कभी ऑक्टोपस के माथे के ऊपर टकराएंगे, कभी वो टेंटिकल के ऊपर करेंगे, लेकिन पूरा डिफीट नहीं कर पाएंगे। नंबर एक। नंबर दो, बहुत अच्छा आपने मुद्दा दूसरा है, बोलते हैं अनाकोंडा स्ट्रेटेजी। तो ताइवान की तरफ चाइना जो अप्लाई कर रहा है, True. एक सांप की तरह उसको घेर डालेगा, कभी उसको सराउंड करके थ्रोटल करने की कोशिश करेगा, कमजोर करने का। आज के दिन में 21st सेंचुरी में जब ये टेक्नोलॉजी हैज ओवरटेकन, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह लड़ाई नहीं होगी, या 1967 यम कपूर की तरह वो लड़ाई नहीं होगी कि बूट्स ऑन ग्राउंड ठीक के है साथ
जी सर। टैंक को मार्च करेंगे नहीं। सो इसलिए लास्ट स्टेटमेंट में अलाउ करिए प्लीज टू कंप्लीट द थिंग। Sure, sir. मेरा यही कहना है ये लड़ाई आगे खींचती जाएगी क्योंकि नो सुपर पावर, उसको बोलते हैं थ्यूसिडाइड ट्रैप। कोई भी एस्टेब्लिश्ड पावर अपना पावर को खोते हुए नहीं चाहेगा, या कोई राइजिंग पावर टू कम अप टू इट्स कैपेबिलिटी वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होगा। इसीलिए ये जो फंक्शनल फ्रिक्शन है, डायनेमिक्स है, ये चलते रहेंगे और ये संघर्ष भी जो है वो लंबा चलता रहेगा, यही जो है वो इस वक्त नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद सर आपका और सुधाकर सर आपका, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय जो है वो हमें देने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।